नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। धन्यवाद। कर्नल साहब, पीएम मोदी साइप्रस के बाद G7 के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच क्या चल रहा है वो जग जाहिर है। ट्रंप जो है वो पुतिन से 1.5 घंटे तक बातचीत भी करते हैं। ट्रंप भी पहुंच गए हैं G7 के लिए। तो अब आपको क्या लग रहा है, G7 में क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं? हमारी को ट्रंप के साथ कोई ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई रिलेशन इतने खराब भी नहीं है। जैसे मैं मजाक में कहता हूँ कि अमेरिका ने भारत को कहा कि यार तुम पाकिस्तान को मारना बंद करो, हमने ईरान को ठोकना है। तो हमने कहा ठीक है, थोड़े दिन रुक जाते हैं। तो वो एक बार फारिग हो जाएंगे, फिर हम शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने जो अपनी बेसिक रवैया है ना, जो अपना खिल्ली उड़वाई है, वो उसके अपने स्टेटमेंट्स हैं। लकली हमारी लीडरशिप इतनी मैच्योर है और हमेशा मोदी साहब का तो ये रिकॉर्ड रहा कि कभी वो ना रिएक्ट करते हैं ना वो किसी को। जयशंकर साहब फिर भी कभी कभी कुछ सुना देते हैं, ये तो कुछ नहीं बोलते। सो एट द फेस ऑफ इट, ट्रंप और मोदी साहब के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। तो दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गपशप भी मारेंगे, हो सकता हक भी कर लें। कि मोदी साहब जल्दी फोटोग्राफ के सेंटर में दिखते हैं आजकल, जहाँ भी जाते हैं तो ट्रंप बगल में कहीं खड़ा होगा। सो ऐसे ही है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऐसे चलते हैं जो जी। ये सास बहू और ननद बहू की भाभी की लड़ाइयों की तरह नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ। और जो मैच्योर लीडरशिप, ट्रंप तो वैसे सास से कम नहीं है, वो तो सास बहू वाले ग्रिड पे चलता है, बट देन मोदी जी हैं, वो संभाल लेंगे। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे मीट। दूसरी तरफ आप ये देखो कि पीएम मोदी के कनाडा में पहुंचने से पहले खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह से सड़कों पर रायता फैलाया है, कारों की रैलियां निकाली हैं, किल मोदी इस तरह के नारे लगाए हैं, पोस्टर्स फाड़े हैं। आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर वहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है? खतरे को कभी रूल आउट नहीं करना चाहिए और किया भी नहीं जाएगा। बट पीएम मोदी जो हैं वो आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा हैवली प्रोटेक्टेड लीडर हैं। और नेचुरली जब वो ऐसी जगह पर जाते हैं कि जहाँ पे ऐसे लोग घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, फर्स्टली उन सड़कों के ऊपर जहाँ पे घूम रहे हैं वहाँ मोदी जी ने जाना नहीं, और जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ इनको कोई आने नहीं देगा। बट डिस्पाइट दैट हमारी अपनी एक सिक्योरिटी डिटेल होती है जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट से पहले वहाँ जाती है, और वहाँ सब कुछ वो अपने, हम किसी भी भरोसा नहीं करते जब हमारी टॉप लीडरशिप बाहर जाती है, स्पेशली मोदी जी के आने के बाद, जबकि दुनिया में हर बंदा ही उनका दुश्मन है, जितना मर्जी प्यार से बात करे। तो हमारा जो एसपीजी है वो उसकी पूरी टेक केयर करती है। और होस्ट कंट्री जितना मर्जी बदमाशी करे किसी दूसरे देश के साथ, जब उस देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपके देश में गेस्ट बन के आता है, तो होस्ट कंट्री भी अफोर्ड नहीं कर सकती कुछ उल्टा होने देने की, बिकॉज उनकी अपनी रेपुटेशन आप हिसाब लगाइए वो क्या हो जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको एक बचपन की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक हमारे रिलेशन में ही थे, एक काफ़ी फेमस नाम था जम्मू में, थोड़े से नेगेटिव शेड में, तो उनका मर्डर हुआ। तो उसका जो मर्डर करने वाले लोग थे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, और उनका एक इलाका है हमारे इलाके के बगल में ही। तो उसका जो सोल विटनेस था ना, वो मेरे अपने अंकल थे, जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर गवाही दी थी कि हाँ इसने मारा इनको। तो एक दिन कुछ रात को कुछ काम था और हम लोग उस तरफ से गए, एंड माय अंकल, एंड मेरे को, मैं छोटा था उस टाइम, तो वो मेरे साथ लेके गए मेरे को। तो मैंने उनको ये कहा कि अंकल आपको डर नहीं लगता कि आप उस इलाके में जा रहे हो जहाँ पे जिनके खिलाफ आपने विटनेस दे रखी है कोर्ट में खड़े होके? इसे डर आज मेरे को कुछ करेंगे ना तो ये सारे फांसी चढ़ जाएंगे, बिकॉज मैं कोर्ट में एक विटनेस हूँ इनके खिलाफ। आज मैं इनके इलाके में छाती खोल के घूम के आऊँगा, मुझे टच नहीं कर सकते, बिकॉज इनका केस खराब हो जाएगा। सो ये मतलब एक छोटी सी एग्जांपल ग्रास रूट लेवल की बता रहा हूँ। तो कई चीज़ें इस तरीके से वर्कआउट करती हैं। खतरा रूल आउट नहीं कर सकता, बट आई डोंट सी एनीथिंग है। हमें किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी साहब को कुछ कर जाए। हमारा उनका सुरक्षा चक्कर हमारा अपना है, हम कैनेडियन पुलिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हमारी अपनी सिक्योरिटी है जी। और दूसरी तरफ पीएम मोदी G7 में जाने से पहले साइप्रस गए हैं कर्नल साहब। तो साइप्रस में तो जो उन्होंने किया, जिस तरह से उनका वेलकम हुआ, वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है। फिर वो ग्रीन लाइन पर गए, वो नॉर्थ साइप्रस का एरिया जहां पर टर्की ने कब्जा कर रखा है। तो बहुत सारा संदेश टर्की को चला गया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा, एक तो देखिए आप कहाँ से फ्लाई करके गए हैं। साइप्रस एक्चुअली आज वॉर जोन के बगल में है। साइप्रस और इसराइल में कितना फर्क है। जब तेल अवीव में मिसाइल्स गिर रही थी ईरान की, तो साइप्रस से लोगों ने वीडियोस बना के भेजे, इतना पास है वो। और वॉर जोन के पास आप उतर रहे हो, फिर वहां जाके आप कह रहे हो कि यूएन के रेजोल्यूशन का मान करना चाहिए। यूएन के रेजोल्यूशन क्या कहती है इसके बारे में, साइप्रस के बारे में, कि पूरे का पूरा साइप्रस जो है वो क्रिश्चियन साइप्रस है।
टर्की को वहां से अपनी फौजें हटानी चाहिए। सेम थिंग जो यूएन पाकिस्तान और भारत के लिए कश्मीर में कहता है कि सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी फौज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद प्लेबिसाइट होगा। हालांकि वो खत्म हो गया, रेजोल्यूशन कोई नहीं सुनता। तो जो साइप्रस की रेजोल्यूशन में बड़ा क्लियर है। तो भारत के प्रधानमंत्री वहां खड़े होके बफर जोन में ये कह रहे हैं कि भाई यूएन की बात मानो, इन द सेंस कि आप यहाँ से दफा हो जाओ। बिकॉज जो नदर्न साइप्रस जिसको जो टर्की आपको अपने आप को कब्जा करके बैठा हुआ 1974 से, उसको किसी दुनिया में किसी मुल्क ने, यूएन ने किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दी है। और हम साइप्रस को वन कंट्री मानते हैं, पूरे साइप्रस को, एज पर यूएन रेजोल्यूशन। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा संदेश नहीं, ये बहुत बड़ा एक थप्पड़ है टर्की के मुंह को कि भाई तुम्हारे साथ हमने बड़ा अच्छा करके देख लिया, बट जो तुमने करतूत करके दिखाई उन्होंने अपने बंदे मरवा दिए। चाइना ने हथियार सप्लाई किए पाकिस्तान को, रशिया ने भी किए होंगे, डजंट मैटर, सभी कंट्रीज करती हैं। आज हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कल को हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट करना और लड़ाई में पार्टिसिपेट करना दो डिफरेंट चीजें हैं। चाइनीज की खबर आई थी उड़ती उड़ती, बट कोई प्रूफ नहीं हमारे पास कि चाइना आके उस दिन हमारे साथ भारत के ऊपर लड़ाई फायरिंग कर रहा था। टर्की वाले तो सियालकोट में स्टेशन लगा के बैठते ड्रोन से, जहाँ पे अमृतसर और जम्मू के ऊपर वो ड्रोन फेंक रहे थे और उनको मारा गया। तो इसने क्लियर आउट एंड आउट दुश्मनी की हमारे साथ। तो अभी देखिए आप, टर्की के जो सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट्स हैं ग्रीस के साथ हैं, उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। क्रोशिया जा रहे हैं, अर्मीनिया इसका टर्की का नंबर 1 एनिमी है, उसको हम हथियार भेजते हैं। साइप्रस रह गया था। और अगर आप इस मेडिटेरेनियन को देखते हैं तो ऊपर इटली से हमारे अच्छे रिलेशन है, फ्रांस प्राइम मिनिस्टर साहब होके आए हैं, ग्रीस के साथ हमारे टूरिस्ट पे भी जाने शुरू हो गए। बाय द वे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, साइप्रस बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है टूरिज्म के लिए। थोड़ी महंगी है बिकॉज वहाँ का पर कैपिटा इनकम आई थिंक 25-30 हज़ार डॉलर अमेरिका से अच्छा है, बहुत अमीर कंट्री है। तो टूरिज्म अगर किसी को जाना है तो टर्की जैसे बेकार देश में जाने से अच्छा है। ग्रीस ऊपर है और इधर ये नीचे है, उसके साउथ में साइप्रस। तो बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अगर आप कश्मीर करोगे तो हम साइप्रस करेंगे, बिकॉज उसमें डिस्प्यूटेड ही है। ग्रीस और टर्की का जो डिस्प्यूट है उनका अपना म्यूचुअल है हिस्टोरिक, लेकिन साइप्रस में यूएन इन्वॉल्व हुआ था और तब साइप्रस ने कहा था कि हमने ग्रीक के साथ जुड़ना है। ग्रीक भी क्रिश्चियन है, ग्रीस, और हम भी क्रिश्चियन है। तो जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो यूएन ने एक कंडीशन लगाई थी कि ओके, आप इंडिपेंडेंट हो, हमारी तरफ से पूरे का पूरा साइप्रस आप हो और आपको ग्रीस के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जुड़ना नहीं है, आप इंडिपेंडेंट रहो। तो उसको जैसे वन चाइना कहते हैं वैसे वन साइप्रस भारत ने आज डिक्लेयर कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है। और 20 साल के बाद हमारा एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है, और उसके पहले 20 साल पहले इंदिरा गांधी जी गई थी, बीच में वाजपेयी साहब गए थे। तो ये ग्लोबल थिंकिंग दिखाता है कि आप अपने नेबरहुड से निकल के, बिकॉज हमारा जो नेबरहुड है अंजू जी कहते हैं ना, अपने पेरेंट्स और अपने नेबर को आप चुन नहीं सकते, वो रब की दी हुई आपको बख्शीश है। तो वहां तो हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज इनको समझाना बेवकूफ़ी है। चाइना को समझा लें और पाकिस्तान को समझाने को पता। लेकिन अगर आप ग्लोबल लीडरशिप एज्यूम कर रहे हो, आप ग्लोबल साउथ की बात करते हो, तो फिर आप उन जगहों पे जाओगे जो आपसे जियोग्राफिकली बहुत दूर होंगी, जो आपके प्रेडिसेसर्स ने कभी जाने की सोची भी नहीं होगी। लेकिन क्रोएशिया में पहली बार जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर पहली बार क्रोएशिया जाएगा। तो ये दर्शाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी नजरें कहाँ हैं। और आपको सिर्फ टर्की को संदेश नहीं दिया जा रहा, इसमें संदेश अमेरिका को भी दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रिलेशन खराब कर रखे हैं ईयू के साथ। साइप्रस नेक्स्ट ईयर ईयू का प्रेसिडेंट बनेगा। क्रोएशिया जो है और साइप्रस दोनों ईयू के मेंबर हैं। तो ये ईयू के साथ, और ईयू में भी थोड़ा सा एक वर्टिकल डिवीजन है, जिसमें ईस्टर्न, ये बाल्कन स्टेट्स का और वेस्टर्न यूरोप का, इनका भी आपस में चलता रहता है। तो बेसिकली हम अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ा रहे हैं और अमेरिका को ये बता रहे हैं कि तू ईयू से लड़ रहा है, तू उनको बोल रहा है कि ये ट्रेड टैरिफ करूंगा तो तू कर ले, हम इनके साथ दोस्ती करेंगे। कि फॉर अस पॉसिबली ईयू इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूएसए, एक किस्म का मैसेजिंग ट्रंप को भी जा रहा है। कर्नल साहब, हमारे देश में भी एक तबका है जिसको लगता है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी देश खुलकर भारत के सामने नहीं आया, किसी ने भारत को सपोर्ट नहीं किया, भारत की कैसी डिप्लोमेसी है, कैसी फॉरेन पॉलिसी है, ये सवाल हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। और वो ये नहीं समझ पा रही है कि पीएम मोदी का G7 से पहले साइप्रस जाना कितना बड़ा संदेश है टर्की और पाकिस्तान और बाकी ऐसी जमात के लिए। बिल्कुल नहीं, वो अंजलि उनको समझ आती है, हमारी अपोजिशन पार्टीज को सब पता है, लेकिन उनका ये विश्वास है कि इस देश में 20 से 30% ऐसे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं जो उनको वोट देते हैं और उनके बकवासबाजी को आज भी वो सत्य मानते हैं 20 से 30%। जिस दिन हम कहते हैं ना, हम अक्सर कहते हैं कि देखो जी एजुकेशन की कमी है, इसलिए आप मुल्लों के बातों सुन के आप
नॉर्मल मुसलमान जो स्ट्रीट में चलता है वो उसका दिमाग घूम जाता है, बिकॉज वो अच्छा भी होगा लेकिन जब वो उसको लेक्चर सुनता है बिकॉज वो अनएजुकेटेड है। सिमिलरली डेमोक्रेसी में आई थिंक किसी भी देश को डेमोक्रेसी लाने का हक तभी देना चाहिए जब उसके अंदर एटलीस्ट 90 या 100%, नहीं तो 90% लिटरेसी रेट होना चाहिए। हमने डेमोक्रेसी बहुत जल्दी लिया, हम गुलामी से निकले और डेमोक्रेसी में घुस गए। हमें 20 साल का एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटरशिप या एक सेंट्रल प्रेसिडेंशियल रूल होना चाहिए था, वो भी एक डेमोक्रेसी का एक बेटर शेड है डिक्टेटरशिप से, ताकि लोगों को पता चलता। वो ऐसे दीवाने 1947 वाले चले हुए हैं, उनके उनके जो चल रहे हैं एंसेस्टर्स के आगे बच्चे की, उनको नजर ही कुछ नहीं आता। तो जो आप कह रही हैं कि जब अपोजिशन स्टेट पार्टी वाले स्टूपिड स्टेटमेंट देते हैं तो आप मानिए 30% लोग जो उनको वोट देते हैं वो उन स्टूपिड स्टेटमेंट को सच मानते हैं, इसलिए देते हैं। बाकी इनसे अगर ये पूछा जाए अपोजिशन वालों के तुम्हारे साथ कौन खड़ा था भाई, तुमने तो सबसे पहले हिंदी चीनी बाय बाय के नारे लगाए और चाइना आके ऐसा थप्पड़ मारा मुंह के ऊपर कि हमारी हिस्ट्री में लग गया धब्बा कि हमारी एक मिलिट्री डिफीट हुई 62 में, वो तो आपका दोस्त था। फिर आप जब 65 में आए तो उसके बाद 62 के बाद 65 से पहले अमेरिका ने आपको क्या कहा? अमेरिका के 62 के बाद नेहरू जी ने लेटर लिखा और कैनेडी को बोला कि तू अपने पायलट और जहाज भेज चाइना को ठोकने के लिए, अपनी एयरफोर्स को बोला तुम नहीं हिलो, तो वो भी हंसने लगे हमारे ऊपर। फिर उन्होंने कहा ऐसे करो, अब पाकिस्तान से रिलेशन पैचअप करो, बिकॉज पाकिस्तान जो था वो सीएटो सेंटो का मेंबर था कि तुम पाकिस्तान के साथ मिलो, हाथ मिलाओ और तुम भी सीएटो सेंटो में आ जाओ। और नेहरू जी तैयार हो गए। जो बातें अभी निशिकांत दुबे जी बता रहे हैं ये फैक्ट्स हैं। 63 में हमने डिसाइड कर लिया कि कश्मीर का पोर्शन, चिनाब के उधर रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट और जो किशनगंगा वैली पूरे का पूरा पाकिस्तान को दे दिया जाएगा टू सेटल दिस डिस्प्यूट, ताकि नेहरू जी को याद रखा जाए, वो आदमी जिसने यूएन जिसको रिजॉल्व नहीं कर पाया वो किया। वो तो अच्छा हुआ कि उधर कैनेडी ठुक गया, इधर नेहरू जी टपक गए और बीच में चाइना ने शख्सगाम वैली 63 में ले दी और हमने वो जो प्रपोजल्स फॉरन सिंह लेके गया था पाकिस्तान, वो टीम वापस आ गई। उसमें मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स थे जिन्होंने मैप के ऊपर मार्किंग की हुई थी कि ये इलाका हम पाकिस्तान को दे देंगे। तो ये अब क्या है कि ऐसी हिस्ट्री ना तो हमारी किताबों में लिखी गई, अभी सामने आने लगी है। और मगर इन अपोजिशन पार्टी को सब पता है कि इनके बाप दादों ने क्या किया है, उनको सब पता है। पर उनको ये भी पता है कि हमारे देश की बहुत सारी जनता है जिनको कुछ नहीं पता, तो इसलिए वो झूठ बोलते हैं और लोगों को बरगलाते हैं और ये बहक जाते हैं। इसे कोई कर्नल साहब नैरेटिव कहते हैं ना, ये नैरेटिव ऐसा बना देते हैं कि लोगों को लगता है यही सच है। और फिर हम नेहरू जी की बात क्यों करें, हमारे जो 2014 से पहले के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी तो सियाचिन का एक हिस्सा पाकिस्तान को देने के लिए तैयार बैठे थे ना, वो बातें भी तो खुलकर सामने आ रही हैं। वो तैयार बैठे थे, उन्होंने जाके शर्म एल शेख में कह दिया था कि बलूचिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, बलोचों को, और हम हटने के लिए तैयार हैं। उसी के ऊपर तो कुलदीप, ये जो अपना नेवी के कमांडर एक्स कमांडर जो है कुलभूषण, सॉरी, उनके ऊपर जो केस बना रहा है पाकिस्तान, वही तो साइड करता है। तो चलो, सोशल मीडिया का ये फायदा तो हुआ ना, आपके जैसे चैनल्स हैं, ट्विटर है, सब की जो कोशिश कर रहे हैं और हिस्ट्री निकाल के सामने रख रहे हैं। अब लोग उसको माने ना माने, उनकी समझ है, बड़े सब डॉक्यूमेंटेड है। शर्म एल शेख का स्टेटमेंट तो नेट पे मिल जाएगा। उसके बाद कितनी जगहसाई हुई हमारी भारत की पूरे दुनिया में। और ये अंसारी साहब ने क्या किया था RNW के एजेंट्स के नामों के साथ, तो सारी जानकारी दे दी थी, सब जानते हैं जी। और फिर एक चीज और, अभी आप देखो ना कि जैसे पीएम मोदी की साइप्रस वाली विजिट थी, उसके तुरंत बाद एर्दोगन ने बात की पुतिन के साथ, तो खतरा तो उसको महसूस होने लगा ना, शायद यही कहा होगा कि कुछ करो, यही होगा। क्योंकि भारत ने तो बता दिया कि हमारी दोस्ती देखिए, अब दुश्मनी भी देख। ऑपरेशन दोस्त हमने उनके अर्थक्वेक के तुरंत बाद चलाया था ना, कितनी सारी मदद तुर्की को भेजी थी जी। एर्दोगन का तो देखिए, वो कितने उसकी क्या कहते हैं उसको, दो गला जिसको कहते हैं, दो मुंह जैसे सांप होता है, वो कैलिफेट की बातें करता है। वो कहता है कि मैं टर्की से लेके इंडोनेशिया तक अपना कैलिफेट फिर बनाऊंगा, जो वो था ये था 1914 से पहले। आज खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका ने टर्की को बताया कि कुछ घंटे के बाद इजरायली जहाज और ड्रोन्स ईरान की वाट लगाने वाले हैं। तो ये खलीफा जो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बन के घूम रहा था, वो चुप करके बैठ गया। अगर इतना ही सच्चा ईमानदार और इतना ही ज्यादा जहादी या मुजाहिद या गाजी होता तो एटलीस्ट खुमैनी को फोन तो करता कि भाई बचा ले अपने जनरल्स को जो बेडरूम में सो रहे हैं, आ रहे हैं इजरायलीज। तो ये बंदा जो है ना, ये
वही है ना कि आप लोग, उनको पता है कि इनके पास एक ऑडियंस है जो इनकी बात सुन के विश्वास करती है। इनके अगर आप करैक्टर देखें, इनकी कहानियां देखें, इनके पर्सनल लाइफ देखें, ये एक नंबर का अय्याश किस्म के लोग हैं, करप्ट लोग हैं, चोर हैं। और किसी चोर ही होता है जिसके खिलाफ म्यूटनी होती है देश के अंदर, ऐसी म्यूटनी कहाँ होती है? वो भी म्यूटनी इनके इसके हो मरते मरते बचा, रशिया ने बचाया उस टाइम। और आज देखो आप, ये रशिया के साथ भी खेल रहा है यूक्रेन में, और नेटो का मेंबर भी है, और इधर इस्लाम 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 उम्मा 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 करता है, और उसको यंकीज बोलते हैं कि भाई हम ठोकने वाले हैं ईरान को, वो चुप करके बैठ जाता है। क्योंकि ईरान सीरिया के गिरने के बाद अभी नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ क्लैश है वो इजराइल और टर्की का सीरिया के अंदर है। हालांकि आज की डेट में अमेरिकन इंटरवेंशन के कारण इजराइल के जो सिविल जहाज है वो इस टाइम साइप्रस में और टर्की में पार्क कर रखे हैं उन्होंने बचाने के लिए, बिकॉज इजराइल के पास जगह बहुत कम है। लेकिन इजराइल और टर्की की पहले भी कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री रही है, बाद में अमेरिका ने पैचअप कराया, फिर उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया सीरिया में, और उसके बाद आपने देखा जैसे जैसे ये गोलन हाइट से निकलता जाता हुआ इजराइल दमस्कस की तरफ बढ़ा, तो उधर से ऊपर से टर्की जो एचटीएस वो की सरकार बना रखी है उसको वहां से तकलीफ होने लगी। तो अगर आज अर्दगन को चेक ना किया गया, उसकी इंटेंट को अगर एक्सपोज ना किया गया, इसका तो ख्वाब है कि सारे दुनिया के ISKP, ISIS, HTS इनको इकट्ठा करके इराक में घुसना है, फिर ईरान में घुसना है, और फिर आके पाकिस्तान के अंदर करके अफगान्स को मार के भारत के अंदर गड़बड़ फैलानी है। सिनकियांग में पूरा इस्लामिक देश को इकट्ठा बनाना है, कैलिफेट, ये इसका मंशा है। तो फिर जो मोदी साहब तो नहीं चुप करके बैठ सकते ना, बाकी जो इसको करेंगे, बिकॉज इसके रास्ते में हिंड्रेंस कहाँ है? एक इजराइल है स्टार्टिंग में, फिर हम लोग हैं, और अफगानिस्तान है, बाकी तो सारे एक जैसे ही हैं इनके इसके इन्फ्लुएंस में। और वो खुद बात नहीं करता कि उसके अंदर खुद साइप्रस के अंदर इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो खुद को मार रहा है कुर्दिस्तान में, जो जिसके साथ अमेरिका खड़ा है, ये भी बड़ी खिचड़ी वहां पकी हुई है। तो ये वो बंदे हैं जिनका कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, ये पावर के लिए और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको इस्लाम मुस्लिम से कोई प्यार नहीं है, ये चाहता ऑयल फील्ड्स के ऊपर कब्जा करना और पैसे बनाना, पावर लेना। तो ऐसे तो लोग हैं, इनका क्या कह सकते हैं। बाकी ठीक है, रशिया से बात करेगा तो रशिया भी क्या करेगा? रशिया ऑल्सो नोज कि ये डबल गेम खेलता है, नेटो का मेंबर है और रशिया से दोस्ती करता है। पर आप ये देखो ना, रशिया की शरण में तो हम नहीं भी जा रहे हैं ना, क्योंकि डर लग रहा है कि अब कहाँ छुप कर बैठेगा। आप सोचो मोसाद ने कैसा खेल खेला ईरान के अंदर घुस के, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है जैसे घर घर में मोसाद के लोग मौजूद हैं। तेहरान में 4 मंजिला ड्रोन की फैक्ट्री थी जहां पर ईरान के लोग काम कर रहे थे और उनको पता ही नहीं था कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। मोसाद को झटका लगा था 7 अक्टूबर को, और हर एक बड़ी चीज को जब आई थिंक जब कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस हो जाती है, तो झटका लग जाता है। तो जैसे हमें झटका लगा था गलवान में, और उसके बाद अगर हम गलवान का ना लगा होता तो जो तैयारी आपने अभी देखी ऑप सिंदूर में ये ना हुई होती, फिर हमें भी पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन हमारे भी यहाँ गिर रहे होते। तो कई बार झटका एज ए नेशन, एज ए एजेंसी, ये भी कुदरत का एक तरीका है। तो मोसाद का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो टूटा, लेकिन उससे काफ़ी देर पहले मोसाद ने पेजर वाली गेम स्टार्ट कर रखी थी। उससे काफ़ी देर पहले ये तेहरान जब ये मारा था ना उन्होंने उसके गेस्ट हाउस में, हमास का वो क्या नाम था उसका, हानिया हानिया, इतने मार दिया, अब तो याद नहीं रहता। प्रोटेक्टेड एरिया में रह रहा था, IRGC के गेस्ट रूम में था वो, गेस्ट हाउस में। उस टाइम लोगों ने कहा था जी ऊपर से आया वो आया, तो मैं तब भी कह रहा था यार ये इतने कैपेबल हैं कि ये पलंग के नीचे एक एक्सप्लोजिव लगा के, और ये 4 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने वेट करेंगे कि जिस दिन वो आएगा उस दिन हम पलंग उड़ाएंगे। इजरायलीज आर कॉम्पिटेंट। और मोसाद की एंट्री ईरान में इसलिए भी बहुत ज़्यादा उनकी ग्रिप इसलिए भी है कि ईरान में काफ़ी लोग, मोर देन 60% लोग जो हैं वो एंटी रजीम है, वो खुमैनी को पसंद नहीं करते। तो जब आप एक ऐसे देश में बैठे हो जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ओपन माइंडेड है, वो जो राष्ट्रियंस हैं वो पर्शियन है, वो तो ये थे ही नहीं बेचारे, जबरदस्ती पकड़ कर उनको शिया बना दिया गया, और वो दुखी हैं। और वहाँ पे जो महिलाओं के साथ होता है और जो जितनी उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं और जितनी लिबर्टीज़ के ऊपर उनके क्रैकडाउन होते हैं, तो आपको फिर ऐसे डिफरेंट पॉपुलेशन में से आपको वो लोग मिल जाते हैं। जैसे आपने कहा ड्रोन की फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे, सबको तो बताने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज ड्रोन के फैक्ट्री को चलाने वाला आपका दोस्त है, जब उसने आपको वो जगह दे दी तो आपका काम हो गया। तो दिस इज हाउ इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क, गुड इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क। और फिर टारगेटेड
मारना है उसमें तो मोसाद बहुत महारत हासिल है उनको। आप सोचो कि किस तरह से 20 के 20 उनके मिलिट्री के टॉप कमांडर चले गए, 9-10 वो साइंटिस्ट चले गए। ये सब टारगेट किलिंग ही तो थी। और ये मतलब आप एब्सोल्युटली। सोचो कितना प्रिसीजन के साथ मारा गया कि मतलब घर के अंदर घुस के वो गई और बेड पे सिर्फ एक आदमी को मार दे, दूसरा बच गया। एक्चुअली क्या होता है ना, इसके दो फायदे होते हैं ऐसा करने से। एक तो आपकी टेक्निकल महारत, दुनिया बोलती है वाह यार मान गए, नेचुरली आप इतनी प्रिसीजन के, जैसे आप कह रहे हो, फोटो देखा हमने जो बेडरूम की एक दीवार तोड़ के अंदर घुसा हुआ है एक प्रोजेक्टाइल, शायद वो ड्रोन है या कुछ भी है, वो तो है ही है, वो उसे आपकी कॉम्पिटेंस दिखाता है। दूसरा ये आपका एक नजरिया दिखाता है कि हम बेकार में सिविलियंस को नहीं मारना चाहते, जो कि अच्छे देश जैसे हमारे देश के अंदर लोग बोले कि आपने कराची नहीं उड़ाया, आपने इस्लामाबाद, ऐसे नहीं होता। आपका ईरान में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता अनफॉर्चुनेटली। टर्की के बारे में मैं बोलूंगा कि लोग बहुत अच्छे लोग हैं टर्की के अंदर। उनके ऊपर जो सरगना बैठे हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए भी और दुनिया के लिए वो बिल्कुल उल्टे दिमाग के लोग बैठे हैं। तो जब आप उनको IRGC को, जैसे आपने शुरू में कह दिया, IRGC और जो खमैनी को आप एक ही सिक्के के दो पट हैं, वो बेसिकली उसका टूल है जुल्म डालने के लिए, और माइंड जो है इसका चलता है खमैनी का। तो आपने बिल्कुल प्रिसाइज टारगेटिंग की, आपने उन लोगों को मारा जिनको आपको मारना था, जिनके कारण ईरान के अंदर ही बहुत सारे लोग मारे गए हैं निर्दोष, जिन्होंने, इन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए थे। उसके बाद फिर ईरान ने जब इनके सिविल ठिकानों पे हमले शुरू किए, उसमें भी एक इशू हमें समझना चाहिए। जब बैलिस्टिक मिसाइल आप फायर करते हो ना, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो प्रिसीजन गाइडेड नहीं होती ना, आप उसको मैनूवर कर सकते हो। क्रूज मिसाइल को आप लास्ट मिनट पे लेफ्ट राइट घुमा लेते हो जहाज की तरह, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल आपने फायर कर दी, उसके बाद चलेगी ऊपर, ऊपर से नीचे आ रही है, उसके अंदर ना मोटर है ना प्रोपल्शन है, वो भी ग्रेविटी की फोर्स के ऊपर अपनी ट्रेजेक्टरी की हाइट का यूज करते हुए वो नीचे आ रही है। इसलिए कई बार बैलिस्टिक मिसाइल जो हाइपरसोनिक नहीं भी होती, जब वो काफी हाइट से नीचे आती है तो ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाती है, तो इनकी एक्यूरेसी नहीं होती। अब इसराइल इतना छोटा देश है कि, मतलब इसराइल है कितना अगर आप देखो तो उसके अंदर इनके मिलिट्री भी इंस्टॉलेशंस भी हैं, उसके अंदर हाइफा की रिफाइनरी भी है, उनके स्टॉक एक्सचेंज भी है, उसके अंदर सेटलमेंट्स भी हैं, मार्केट्स भी हैं। ऐसी देश को अगर ईरान को बदला लेना था, अगर ईरान अच्छा होता, दिमाग वाला होता, तो उनको भी क्रूज मिसाइल यूज करके बिल्कुल प्रिसाइजली इसराइल के मिलिट्री टारगेट्स उड़ाने थे। लेकिन एक तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ना उनके पास इंटेलिजेंस है, तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारनी शुरू कर दी। कल जो हाइफा में नुकसान हुआ है वो बेसिकली जो आयरन डोम बनाने वाली कंपनी है राफेल, उनका हुआ है, तो उनका हिट हुआ हेडक्वार्टर, काफ़ी लोगों के घर और बिल्डिंग्स टूट गई। उसके बदले में फिर ईरान ने इनकी रिफाइनरी उड़ा दी, ऑयल रिफाइनरी। तो अभी वो जो युद्ध है वो, अभी ये वॉर है, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज अभी सिविलियन मरने शुरू हो गए। 265 के 264 का काउंट है ईरान का और 20 का इसराइल का है। तो ये एक फ़र्क होता है। हम जो इसराइल को पसंद नहीं करते, जो मर्जी बोलें, मैं इसराइल की प्रेज़ करूंगा इसमें कि एक कैपेबिलिटी तो है ही है, प्लस उन्होंने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमने किसी फौजी ठिकाने, किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। अच्छी कंट्रीज यही करती हैं, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में यही रूल है लड़ने का, कि आप अपने टारगेट को चुनो और उसको मारो, निर्दोषों को मत मारो, क्योंकि निर्दोष है, इंसान इंसान है। लेकिन अब तो ईरान ने इजराइल में जो अमेरिकी दूतावास है उसको भी टारगेट किया है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठेंगे? 2 बार कर चुका है वो, कल भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी, मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि वो चाहता नहीं है कि ईरान में इतना ज़्यादा नुकसान हो, वो ईरान को बने रहना चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि ईरान उसके काबू में रहे, क्योंकि ईरान जो है वो वेस्ट एशिया का सबसे मिलिटरीली सबसे पावरफुल कंट्री है। और थोड़ा फार वेस्ट में जाएंगे तो इसराइल उसके कंपैटिबिलिटी पे आता है, लेकिन इसराइल बहुत छोटा है। तो इस्लामिक वर्ल्ड में एटलीस्ट, इस्लामिक जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें सबसे मिलिटरीली पावरफुल जो है वो ईरान है। उसकी धमकियों, क्योंकि ईरान की सऊदी से नहीं बनती, उनकी UAE से नहीं बनती, कतर से भी खटपट चलती रहती, जॉर्डन से नहीं बनती, उनकी धमकियों के अंडर डर के अमेरिकन इक्विपमेंट ये लोग खरीदते। सऊदी अरबिया के पास F-35 हैं, और सऊदी अरबिया के पास पायलट्स नहीं है, पाकिस्तानी पायलट जाकर उड़ाते हैं जहाज। उनको इतना फियर साइकोसिस है ईरान से कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने में आसानी होती है। जो लोग हथियार नहीं बेच रहे उनको वो सिक्योरिटी कवर दे रहा है, उसके बदले में पैसे लेता है। और ओवरऑल क्या होता है, ये सारी ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं,
ये उसके बदले में क्या करते हैं, पैसे तो देते हैं अमेरिका को, साथ में अमेरिका के डॉलर को ऑयल की ट्रेड में जोड़ रखा है। तो जब तक ऑयल चलेगा तब डॉलर चलेगा, और डॉलर जब तक चलेगा अमेरिका को बीट नहीं कर सकते, वो जितना मर्जी छाप ले। तो अमेरिका की ये मजबूरी है। आज अगर ईरान घिर जाता है और वहाँ पे एक रिजीम आती है जो अमेरिका की फेवरेबल ना हो, क्योंकि अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है कि इसको मार के, अगर इसराइल तो रुक नहीं रहा, तो खुमैनी शमैनी को हटा के वो रजा को लेके आए, जो पहले राजा का बेटा था। वो तो पहले एंटी इंडिया है, वो खानदानी ही एंटी इंडिया है। वो अगर आता है तो ईरान के अच्छे दिन नहीं आने वाले, बिकॉज उसके फोर फादर ने ईरान के ऊपर काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन और चोरियाँ चुकारियाँ सब की थी, इसलिए उनको हटाया था। तो आई थिंक अगर ऑर्गेनिक मूवमेंट चले अंदर से और ईरान के अंदर तख्ता पलट हो और एक सेंसिबल गवर्नमेंट आए, तो वो अमेरिका को सूट नहीं करता। तो इसलिए अमेरिका कूदने में थोड़ा सोच रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका कूदा तो फिर तो लड़ाई वन साइडेड है। जो इसराइल की कैपेबिलिटी नहीं है, जैसे बड़े डीप बंकर्स हैं, इसराइल नहीं तोड़ सकता, बिकॉज उसके लिए जो बॉम्बर चाहिए, जो वो इतने बड़े बॉम्ब कैरी करें, मदर ऑफ बॉम्ब्स और फादर ऑफ बॉम्ब्स, वो कैरी करने वाले जहाज जो है B2 सीरीज B-52 बॉम्बर्स, वो इसराइल के पास नहीं है, वो अमेरिका के पास है। और अगर अमेरिका ईरान को ठंडा करना है हमेशा के लिए, तो उन बंकर्स को और उनके अंदर यूरेनियम है उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए अमेरिकन हेल्प के बिना इसराइल नहीं कर सकता। लेकिन अभी खबरें तो आ रही है ना कि अमेरिका का एक बड़ा जहाज, जो सबसे बड़ा जहाज माना जा चुका है, वो तो आया है, लेकिन सी फाइटर्स तो भारत इनके पास भी हैं, इसराइल के पास F-35 भी हैं, F-16 भी हैं, जो उसके ऊपर हैं वो उसके पास भी हैं। जो बॉम्बर्स है ना, और वो 5 बॉम्बर्स पहले आए थे, कुछ 6 महीने पहले वो आ गए थे, लेकिन जब हौतीज ने मारने शुरू किए ना, तो उन्हें पता, उसके बाद पता नहीं चला कहाँ गए। अमेरिका ने स्टेज फॉरवर्ड कर दिए थे बॉम्बर्स, और आज सुबह की खबर थी कि 34 फ्यूल टैंकर्स अमेरिका से उड़ के यूरोप की तरफ आए हैं, 34 टैंकर्स, जो कि जहाज़ों को F-35 F-36 16 को F-22 अगर आता है रैप्टर, उसको फ्यूल करेंगे। तो लग रहा है कि अमेरिका कूदेगा, लेकिन मैं आपको जो अपना व्यू बता रहा हूँ वो अमेरिका का बेसिक जो है कि भाई हमने इसको, ईरान को ख़त्म नहीं करना है। अगर इनकी रजीम चेंज करनी है तो अपनी फेवरेबल रजीम हटानी। इसराइल को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसराइल कहता है मैंने ईरान को ख़त्म करना है, बिकॉज ईरान का अगर एक बंदा भी बच गया जिसके पास थोड़ा सा यूरेनियम भी बच गया, वो कल को एक गाड़ी में लाद के मेरे अंदर यहाँ आके ब्लास्ट करेगा, विच विल बी अ न्यूक्लियर ब्लास्ट विदाउट फायरिंग ए मिसाइल। आप न्यूक्लियर वेपन को जरूरी थोड़ी है कि अपने मिसाइल में ही फेंकना है। आप गाड़ी के अंदर भरो और उस गाड़ी को उड़ा दो। यूरेनियम, हाँ, यूरेनियम को उसमें पूरा न्यूक्लियर सेटअप करो, बिकॉज ईरान के पास टेक्नोलॉजी तो है। तो इंस्टेड ऑफ फायरिंग इट, सेम ट्रिगर मैकेनिज्म, सेम डेटोनेशन, सेम चीज उसको बैठा के, वही मिसाइल ही समझ लो आप गाड़ी के अंदर छुपा के ले जाओ और उसको ट्रिगर कर दो किसी सिटी के अंदर जाके इसराइल के, तो क्या होगा? तो इसराइल तो अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, अमेरिका के लिए लग्जरी है, उसको तो लड़ाई पसंद है, लड़ाई उसको इनकम का सोर्स बनता है, तो इसलिए वो हिचकिचा रहा है। अदरवाइज अगर आप फेयर माइंड से सोचो, अगर आपने इसराइल को, अमेरिकन ने इसराइल को शुरू से सपोर्ट किया, वहाँ बना के रखा, तो इसराइल ने भी तो अमेरिका का ग्रिप वेस्ट एशिया में बना के रखी ना। ये दोनों तरफ का बिजनेस था, अमेरिका ने सपोर्ट की क्योंकि अमेरिका अपने इंटरेस्ट, इसराइल वहाँ उनको हेल्प करता है। तो जब इसराइल लड़ने चला तो आप साथ में क्यों नहीं खड़े हुए? दुनिया मानती है कि इसराइल जो यूएस का बच्चा है, दुनिया को पता है कि यूएस के अंदर ज्यूज का बहुत अच्छा ग्रिप है, इसके बावजूद अगर ट्रंप जी के हाथ कांप गए तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो अब आएगा तो ठीक है, आएगा, लेकिन पहले आ जाता तो जो इसराइल के अंदर मिसाइलें गिर रही हैं और वहाँ सिविलियन के जो नुकसान हो रहा है वो ना होता। और छोटी सी कंट्री के लिए ना नुकसान एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है लड़ाई में। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितना मार सकते हो और कितनी मार सह सकते हो। और यही फ़र्क आप इंडिया पाकिस्तान में अगर देखेंगे, भारत पाकिस्तान को ठोक सकता है और पाकिस्तान 15-20 मिसाइल मार भी देगा, हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। लेकिन अगर हमने 15-20 मिसाइल वैसे वाली मार दी तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये फ़र्क होता है। तो आप अपनी मर्जी से 4 दिन 5 दिन के बाद आओ तो आप एहसान नहीं कर रहे इसराइल के ऊपर, ये एक अच्छा नहीं है। इट्स नॉट अ गुड डिप्लोमेसी, स्पेशली जो इतना रिलेशन इनका इतना डीप और पुराना है, ऐसा नहीं करना चाहिए था अमेरिका को। पर आपको लग रहा है कि अमेरिका आएगा इस युद्ध में, कूदेगा, कहीं ना कहीं उसको आना पड़ेगा? कूदेगा, बिकॉज बगदाद एम्बेसी पे 2 बार हुआ है। कल को ईरान जब मरने के कगार पे आएगा ना, अभी उसने अपनी सबसे बड़ी और सबसे हैवी मिसाइल फायर ही नहीं की हैं, तो वो उसको और जो हाइपरसोनिक, जो सही हाइपरसोनिक है, अभी तो उसने फायर ही नहीं की है। तो जब वो उस पे आ जाएगा ना, तो इसराइल का तो बहुत नुकसान करेगा। अगर ऐसी इसको चेक नहीं किएगा तो इसराइल ऑलमोस्ट रैक हो जाएगा। इसराइल अगर रैक हो गया तो आप ये मान के चलिए कि वेस्ट एशिया से अमेरिका का होल्ड खत्म हो गया।
तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए आएगा, लेकिन उसके लिए कीमत चुका रहा है इजराइल, क्योंकि इजराइल क्या करेगा कि अगर ऐसी नौबत आ गई तो इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी हैं, टैक्टिकल, वो मारेगा। इजराइल डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया की तरह और नॉर्थ कोरिया की तरह ये न्यूक्लियर कंट्री है, सबको पता है। तो ये ठोकेगा। अगर न्यूक्लियर वेपन ठुक गया ईरान के अंदर, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ईरान क्या करेगा, उस ठुकने से पहले या पार्ट ऑफ, जब वो डिस्ट्रॉय करने, रैक करने की कोशिश करेगा इजराइल को, हो सकता है वो सऊदीज को भी मारे, उनके ऑयल फील्ड को अटैक करे। जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं गल्फ के अंदर, 20-25 बेसिस हैं, हर कंट्री में बेसिस हैं इनकी, उनको ठोकेगा। अब अमेरिका ने काफ़ी सारा एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रखा है इस टाइम, स्पेशली जो अभी भेजा है ना रिसेंट 2-3 हफ्तों में, जो उसने अपने बेसिस के ऊपर लगा रखा है। पर एयर डिफेंस की एक लिमिटेशन है, आप हाइपरसोनिक मिसाइल को इतनी आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। तो वो नुकसान करके अगर नुकसान अमेरिका का हुआ तो उसको आना ही पड़ेगा। और अगर वो नुकसान नहीं भी होता और इजराइल टूट के खंडर हो गया तो भी अमेरिका को आना पड़ेगा। तो मैं ये तो कहता हूँ कि तो आना ही है तो पहले आ जा ना, टाइम से आ जा। वो क्यों नहीं आ रहा, वो ट्रम्प ही जाने। पर ये जो वॉर है, ये क्या खामनेई की मौत के साथ खत्म होगा? और अगर टारगेटेड किलिंग हो रही है तो खामनेई पर अभी तक निशाना क्यों नहीं साधा मोसाद ने? ये वही बात होगी अंजू जी कि हम हाफिज सईद को क्यों नहीं मारते, हमारे अननोन गनमैन सबको मारते रहते हैं पाकिस्तान में, क्यों नहीं मारते? एक लीडर को मार के आपको बेसिकली क्या मिलता है? लीडर को मारते हो टुवर्ड्स एंड ऑफ योर कैंपेन। शुरू में अगर आप लीडर मारोगे दूसरा पैदा हो जाएगा, उसको मारोगे तीसरा पैदा हो जाएगा। ये तो सर क्या बताऊँ, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। आपने हिजबुल्लाह का नहीं देखा, एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा, लेकिन हिजबुल्लाह खत्म हो रहा था ऑलमोस्ट जब उन्होंने उसका टॉप लीडर को उड़ाया। तो खुमैनी को ये मारेंगे। सुबह तक न्यूज़ ये थी कि खुमैनी को टारगेट बना लिया था इन्होंने, लेकिन अमेरिका ने मना किया। लेकिन नोइंग इजराइल, और स्पेशली जब हमें ये पता कि इजराइल अमेरिका को डिफाई करके लड़ाई लड़ने गया है, क्योंकि इजराइल की अपनी असेसमेंट थी कि 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान का न्यूक तैयार हो गया था। उनको पता था न्यूक बनते ही सबसे पहले मेरे ऊपर ही आएगा। तो मुझे लगता नहीं ये छोड़ेगा, बिकॉज इन्होंने किसी लीडरशिप को छोड़ा नहीं है, चाहे वो हमास की हो, चाहे हिजबुल्लाह की हो, चाहे हुतीज़ की हो। अभी रिसेंट 3-4 महीने की बात कर रहा हूँ। तो कोई लॉजिक नहीं लगता कि, पर आई थिंक उस बुड्ढे को उन्होंने जिंदा कर रखा हुआ जानबूझ के, देख तबाही, तो अपनी आंखों से देख क्या हो रहा है तेरे साथ, और फिर लास्ट में उसको ठोकेंगे अनलेस अनटिल ये भाग जाए रशिया, बिकॉज रशिया में असाद भी बैठा हुआ है। और जैसे मैंने आज ट्वीट भी किया था कि $7 बिलियन कैश सदाम हुसैन ने अपने जाने से पहले भेजा था। ही वाज आल्सो प्लानिंग टू रन अवे टू रशिया, वो भाग नहीं पाया, तो वो तो होस्ट करेगा, बिकॉज एनीथिंग अगेंस्ट अमेरिका, जो अमेरिका के खिलाफ है वो रशिया का दोस्त है। और जब पैसे साथ में आते हैं तो किसको मना है? $7 बिलियन बहुत होता है उस जमाने में, आज से 20 साल पहले। कैश ऐसे ही है, रियल पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स का मिक्स। जी, तो चलिए अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्या होता है खामनेई का, और G7 में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती है या नहीं, और बातचीत होती है तो क्या बातचीत होती है, और दूसरा ये खामनेई क्या वाकई अपने आप को बचाने के लिए रशिया भाग जाएगा या देश के अंदर ही किसी दिन ठुक जाएगा? क्योंकि जिस तरह मोसाद ने पूरे ईरान में कब्जा किया हुआ है सर, कभी भी लगता है कि उसका नंबर भी लग सकता है। आपने कर्नल साहब बहुत ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।